गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 10 अक्टूबर पे पहुंच चुके हैं और द हिंदू के जो करंट अफेयर्स हैं इसको हम एमसीक्यू के थ्रू यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक्स हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होता है इसको हम देखेंगे। देन एल्बीडो के बारे में देखेंगे। यहाँ पे न्यूज़पेपर में इन फिनोमिनास के बारे में मेंशन किया गया था और आप जानते हैं कि स्टैटिक्स रिलेटेड कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर में अपीयर होती है, करंट अफेयर्स में अपीयर होती है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाई फ्लो रेट फ्लोराइड के बारे में देखेंगे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को देखेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी जो है काफ़ी फेवरेट टॉपिक है अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो होगा वो टारगेट रेटिंग पॉइंट्स के ऊपर होगा। देन एक आर्टिकल साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट को लेकर भी था, इसको डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी में बेस इफेक्ट क्या होता है इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पूछा जा सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। देन एक पर्टिकुलर टॉपिक नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर देखेंगे। एक पर्टिकुलर जो एमसीक्यू है वो अर्थ शॉर्ट प्राइस को लेकर है। एंड देन फाइनली डिस्कस करेंगे वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। बेल आइकन को यहां पे प्रेस कर दीजिएगा बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि उनको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो नोटिफिकेशन प्रोबेबली आपको बेल आइकन प्रेस नहीं करने की वजह से नहीं मिल पा रहा होगा, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जो सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ दिया होता है। तो आपको जो भी नोटिफिकेशन है करंट अफेयर्स या किसी भी वीडियोस के वो मिलते रहेंगे। यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो 6 अच्छी से ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। अगर 6 स्कोर नहीं आता है तो दोबारा इसे प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा इस वीडियो को देखिएगा और जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, इसके बारे में कहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के ऊपर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट, सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है आर्कटिक हैज वार्म्ड एट रफली ट्वाइस द रेट एज द एंटायर ग्लोब, अ फिनोमिना नोन एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। तो जो यहाँ पे आर्कटिक है वो कंपेयर टू अदर अर्थ प्लेसेस दुगनी गति से यहाँ पे गर्म हो रहा है और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। मे बी द फ्लोटिंग सी आइस कवर ऑफ द आर्कटिक ओशन इज श्रिंकिंग स्पेशली ड्यूरिंग समर। पर्टिकुलरली समर पीरियड के अंदर जो फ्लोटिंग आइस है आर्कटिक के अंदर वो बहुत जल्दी से यहाँ पिघल रही है और श्रिंक हो रही है। देयर इज अ फिनोमेना ऑफ अंटार्कटिक एम्प्लीफिकेशन टू। तो अंटार्कटिक एम्प्लीफिकेशन करके भी एक फिनोमेना होता है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए एक बार मैप पे देखिए तो ये आपको जो डार्क रीजन दिख रहा है तो आर्कटिक वाला रीजन, यहाँ पे हीट जो है वो ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे अंटार्कटिक में देखेंगे तो ऐसा कोई फिनोमेना आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का जो फिनोमेना है इट इज अ रियलिटी। यस, जो आर्कटिक है कंपेयर टू अदर एंटायर ग्लोब दुगनी गति से वार्म हो रहा है और इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी पूरे प्रोसेस को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के तौर पे जाना चाहता है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहती है बिल्कुल इसी से मिलती जुलती स्टेटमेंट है। अगर आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, आर्कटिक वार्म हो रहा है तो क्या होगा, वहां की जो बर्फ होगी वो पिघलने लग जाएगी और ये ड्यूरिंग समर गर्मी के पीरियड में तो और भी ज्यादा जो फ्लोटिंग सी आइस कवर है वो पिघलने लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस वजह से वो श्रिंक भी होंगे, ये भी करेक्ट है। और यहां मैंने आपको दिखाया कि जैसे आर्कटिक के अंदर ये फिनोमिना है, अंटार्कटिक के अंदर ऐसा कोई भी फिनोमिना देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। अभी हुआ क्या, रिसेंटली एक साइंटिस्ट की टीम थी जिसने आइडेंटिफाई किया कि आयोडिक एसिड, सो आयोडिक एसिड जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का। तो जो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, आयोडिक एसिड। और ये भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिकॉज जो यहां पे आयोडिक एसिड है ये लीड करता है एरोसोल पार्टिकल्स को, ठीक है। और एरोसोल पार्टिकल्स जो होते हैं फर्दर रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। और इसी वजह से जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज ऑफ आर्कटिक ओशन या फिर यहाँ पे आइस कवर की बात करें तो यस, ये स्टेटमेंट हमारी इसी चीज की वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली आयोडिक एसिड जो है उसको डिस्कवर किया गया है, पहले की स्टडीज में ऐसा नहीं देखा गया था। चलिए तो आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है
एल्बिडो के बारे में पूछा गया। एल्बिडो को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में बात करी गई थी, एल्बिडो का भी जिक्र किया गया था आर्टिकल के अंदर। वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन करंट में मेंशन किया गया है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एल्बिडो को लेकर आपको बताना है क्या करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज एब्जॉर्ब, कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको मेजर करने के लिए एल्बिडो जो है इसको यूज किया जाता है। इट्स अ रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड हैज अ वैल्यू ऑफ लेस देन 1, ये एक रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है। इट इज हायर इन स्नो और आइस, स्नो और आइस के अंदर ये ज्यादा होता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए एक ग्राफिक के थ्रू इसे समझते हैं। सो बेसिकली सनरेज जो है वो अर्थ के ऊपर आती है और ये सारी की सारी जो सनरेज होती हैं इसको अब्जॉर्ब नहीं किया जाता, कुछ ऐसा यहाँ पे एक पोर्शन होता है जिसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अगर अर्थ के ऊपर आती है तो 70% एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी रिटर्न कर दिया जाता है। सी आइस की बात करें तो 10% यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बताया जा रहा है और 20% रिफ्लेक्टेड दूसरी जगह पर। और इन शॉर्ट कहा गया है कि जहां पर स्नो या फिर आइस नहीं अवेलेबल होती वहां पे एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होता है और जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा रिफ्लेक्शन अपने आप कम हो जाएगा। मतलब अगर हम कहें कि अगर जहां पर आइस या स्नो अवेलेबल नहीं है वहां पे अगर 70% अब्जॉर्ब कर लिया गया तो 30% रिफ्लेक्ट बैक कर दिया गया, वापस कर दिया गया। लेकिन जहां पे स्नो या आइस होती है, सरफेस विद स्नो और आइस रिफ्लेक्ट्स मोर हीट, क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब कम करते हैं। मान लीजिए एब्जॉर्ब 30% किया तो बाकी 70% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। ठीक है, जैसे यहां पे आइस पे देखा जा रहा है कि 85 से 90% तक रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और सिर्फ 10 से 15% तक ही यहां पर रखा जाता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे यहां पर 70% एब्जॉर्ब कर लिया गया था और 30% रिफ्लेक्ट बैक कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। अगर हम एल्बिडो की बात करें तो क्या ये बताता है कि कितनी यहां पे लाइट को एब्जॉर्ब किया गया? नहीं। अभी जो हमने देखा यहां पे बात करी जा रही थी कि कितना रिफ्लेक्शन होता है। फोकस किस पे था कि कितना लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, कितनी जो सनलाइट होती है उसको वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। ए और बी को इमीडिएटली आप एलिमिनेट कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से। अब देखिए सी और डी देखे, सी और डी में से कोई ना कोई एक आंसर होगा, मतलब तीसरी स्टेटमेंट दोनों में है। तीसरी स्टेटमेंट तो मतलब करेक्ट ही होगी। इट इज हायर इन स्नो और आइस, क्या स्नो और आइस में ये जो रिफ्लेक्शन है एल्बिडो जो है वो ज्यादा होता है, ये भी हमने यहां देखा ही था। 90% तक हो सकता है ये। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट हो जाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट डिसाइड करेगी कि आंसर क्या है। इट इज अ रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड हैज अ वैल्यू ऑफ लेस देन 1, क्योंकि यहां पे देखिए रिफ्लेक्शन की ही बात करी जा रही है तो उसी के कॉफिशिएंट की बात करी जाती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 ही कंसिडर करी जाती है। और इसमें भी क्या डिफरेंस होता है मैं बताता हूं। बेसिकली एल्बिडो का मतलब होता है व्हाइटनेस, ठीक है, और इसमें जो वैल्यू है 0 से 1 तक वेरी करती है। ठीक है, 0 मीन्स टोटली ब्लैक, 1 मीन्स टोटली व्हाइट। ठीक है, यहां पे टोटली ब्लैक का मतलब यह है कि जितना भी यहां पे सनरेज आएंगी 100% आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं। टोटली व्हाइट 1 का मतलब यह है कि 100% आप रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो कॉफिशिएंट की वैल्यू है ये वेरी करती रहती है। जैसे अगर हम कहें आइस क्या है, आइस व्हाइट होती है और इसी वजह से 90% तक रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इसी वजह से जो डार्क एरियाज होते हैं, अगर ब्लैक कलर के आपने कपड़े डालें तो वहां पर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा होगा और वहां पे कॉफिशिएंट की वैल्यू 0 या 0 के आसपास की होगी। ठीक है, चलिए इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा बट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिए। आंसर हमारा यहां हो जाएगा डी, क्योंकि सेकंड और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसके बारे में है, हाई फ्लो रेट फ्लोराइड एंड आयरन रिमूवल टेक्नोलॉजी। तो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी गई है और 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में। इट्स अ कम्युनिटी लेवल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। क्या ये कम्युनिटी लेवल का कोई वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है? हो सकता है। इसमें सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स को यूज किया गया है एंड इट हैज अ फ्लो रेट कैपेसिटी ऑफ 10,000 लीटर्स पर आवर। तो कहीं ना कहीं इस 10,000 लीटर पर आवर से तो पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये वाटर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम ही होगा, बट क्या ये कम्युनिटी लेवल का है, ये आपको सोचना है। सोचिए फिर देखेंगे कि ये डिस्कस हमने क्यों किया, क्यों न्यूज में था ये, और करेक्ट आंसर को भी देखेंगे। चलिए तो रिसेंटली हुआ क्या है, सिमेरी ने, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक हाई फ्लो रेट फ्लोराइड एंड आयरन रिमूवल टेक्नोलॉजी जो है वो कैप्रिकन्स एक्वा प्राइवेट लिमिटेड वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर करी है। इस वजह से ये न्यूज थी। यस, इट इज अ कम्युनिटी लेवल प्यूरिफिकेशन सिस्टम। वाटर को प्यूरिफाई करने का ये कम्युनिटी लेवल का एक सिस्टम है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही हो जाती है। और 10,000 लीटर पर आवर यहां पे इसकी कैपेसिटी है, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है वो काफी इंडिजिनस कह सकते हैं आप, काफी ट्रेडिशनल टाइप की है। जैसे कि इसके अंदर सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया,
या फिर दूसरे मटेरियल एब्जॉर्बेंट हो गए, उनको इसके अंदर यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। अगर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा है तो आपने वहां पर भी देखा होगा, जो बेयर ग्रिल्स हैं कुछ इस तरीके की ही टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स इसके अंदर यूज नहीं करे जाते, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहां पे इनकरेक्ट हो जाती है। बात करी जाए क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि अगर पिछले 50 सालों की बात करें तो फ्लोराइड अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो है उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, और आयरन को सबसे बड़ा कंटेमिनेंट माना जाता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। साथ में आर्सेनिक, फ्लोराइड, हैवी मेटल्स, इनकी भी जो मात्रा है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और हमारा जो पानी है वो काफी प्रदूषित होता जा रहा है। तो इस तरीके के सिस्टम की जरूरत थी। बात करी जाए कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ रूरल हैबिटेंट्स रहते हैं जो कि कंटेमिनेशन से प्रभावित हैं, तो वहां पर नाम आएगा राजस्थान का। ये याद रख सकते हैं, स्टेट सर्विस में पूछा जा सकता है, वैसे अपनी नॉलेज के लिए भी याद रख लीजिए, मेंस में कहीं इसे भी यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो प्लांट है कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। और यहां पे आप एक डेटा देख सकते हैं जो कि स्टेट वाइज आपको डेटा दे रहा है कि फ्लोराइड अफेक्टेड स्टेट्स कौन कौन से हैं और डिस्ट्रिक्ट कितने उसमें अफेक्टेड है। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश लें तो यहां पे 50 में से 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि फ्लोराइड अफेक्टेड है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, तो देख सकते हैं कि 33 में से 32 डिस्ट्रिक्ट यहां पे अफेक्टेड है, और गुजरात की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, 24 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 26 यहां पे अफेक्टेड है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से। साथ में ही अगर सिचुएशन देखें कहां पे अच्छी, असम की सिचुएशन कंपेरेटिवली बेटर है, इवन यहाँ पे झारखंड बिहार की जो सिचुएशन है वो भी ठीक है, नीचे तमिलनाडु एंड केरला भी ठीक माना जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए हम क्या क्या नई चीजें कर रहे हैं उसको लेकर है। दिस पर्टिकुलर प्लान ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान इज नॉट अ न्यू प्लान, लेकिन क्वेश्चन जो है इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ज्यादा इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन जब 2017 के आसपास इसे लॉन्च किया गया था तब इसके बारे में बहुत ज्यादा जो डिस्कशंस थी वो हुई थी, और अभी भी दोबारा से ये न्यूज में आ रहा है। GRAP दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लेकर पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती द एक्शन प्लान वाज नोटिफाइड इन 2017 में इस एक्शन प्लान को नोटिफाई किया गया था। मे बी इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA ने इसे फॉर्मुलेट किया था। इफ एयर क्वालिटी रीचेस द सीवियर plus stage, GRAP talks about shutting down schools and implementing odd even road space rationing scheme। तो अगर एक पर्टिकुलर स्टेज पर ये जो क्वालिटी है एयर क्वालिटी ये पहुंच जाती है, मतलब मान लीजिए कि वर्स स्टेज पे पहुंच जाती है, अगर मैं आपको सिंपली से बताऊं तो ग्रैप के अंदर स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, ऑड इवन शुरू कर दिया जाता है, और रोड स्पेसेस जो है उसको रैशनिंग करना शुरू कर दिया जाता है। सोचिए 2017 तो वैसे मैं आपको बता ही चुका हूं, बाकी सोचिए क्या इसका आंसर होगा, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, जो ग्रैप है ना ये इमरजेंसी मेजर के तौर पे बनाया गया था कि जब एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट इमरजेंसी होगी तभी हम ग्रैप को इंप्लीमेंट करेंगे। रिसेंटली EPCA ने दैट इज एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है किसको, दिल्ली को और साथ में ही NCR रीजन को, कि देखिए जहां पर भी आपकी एयर क्वालिटी है, एयर पोल्यूशन जो है वेरी पुअर एंड सीवियर कैटेगरी में फॉल कर रहा है, यहाँ पे वेरियस कैटेगरीज हैं, वेरी पुअर या सीवियर कैटेगरी में फॉल कर रहा है, वहां पे आप ग्रैप को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को 15 अक्टूबर से, आने वाले 15 अक्टूबर 2020 से आप इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। जो ग्रैप है बात करी जाए तो इसको 2016 में फॉर्मुलेट किया गया था और 2017 में नोटिफाई किया गया था, बिल्कुल ठीक है। और फॉर्मुलेट किसने किया था, EPCA ने, और अभी डायरेक्टिव्स जो है वो भी EPCA के द्वारा दिए जा रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट को और NCR रीजन को। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक इमरजेंसी के तौर पे यूज किया जाता है जब जो एयर क्वालिटी है वो बद से बदतर हो जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर मेजर्स जो होते हैं वो लिए जाते हैं ताकि एनवायरमेंट को बचाया जा सके, एयर क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। क्या क्या चीजें करी जाती हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो स्कूल्स को शट डाउन किया जाता है ताकि बच्चों की सेहत को बचाया जा सके, ठीक है। सेकंड, ऑड इवन शुरू किया जाता है ताकि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो रोड के ऊपर कम हो, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो कम होंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा। रोड की जो है रैशनिंग करी जाती है, मतलब कुछ रोड्स ओपन कर दी जाएंगी, कुछ बंद कर दी जाएंगी। इस तरीके से जो एयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करी जाती है और पोल्यूशन लेवल को कम करने की कोशिश करी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टारगेट रेटिंग पॉइंट्स TRP को लेकर पूछा गया कि TRP को लेकर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। देखिए जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो इस तरीके से पढ़िए। सबसे पहले तो टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक, क्योंकि उसमें पूरी की पूरी स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन मत करिएगा। आपने देखा क्वेश्चन TRP के ऊपर है, ठीक है, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, तो उसको भी आप यहां पे हाईलाइट कर लीजिएगा, एक राउंड में उसे डाल दीजिएगा ताकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आपको पता हो कि क्वेश्चन का टॉपिक क्या है,
ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया टॉपिक ये है और आपसे डिमांड क्या करी गई है। नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन को 2 स्टेटमेंट्स या 3 स्टेटमेंट्स या 4-5 स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे, उसके बाद तक आपको याद ही नहीं होगा कि करेक्ट कौन सा या इनकरेक्ट कौन सा है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट अपनी कंप्लीट करी या फोर्थ स्टेटमेंट पढ़नी कंप्लीट करी, नीचे नीचे लिखा होगा कि आपको करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है, तो आपसे गलती होने के चांसेस यहाँ पे कम होंगे। चलिए, पहली स्टेटमेंट कहती है टीआरपी को लेके, इट इज द मैट्रिक यूज्ड बाय मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज टू इवेल्युएट व्यूअरशिप। व्यूअरशिप को इवेल्युएट करने के लिए ये पर्टिकुलर मैट्रिक जो होती है कौन यूज करता है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इसको यूज करती है। हो सकता है एनीवन हु वॉचेस टेलीविजन फॉर मोर देन 10 मिनट्स इज कंसिडर्ड एज व्यूअर। तो 10 मिनट से ज्यादा अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर चैनल को देखता है तो वो उसके व्यूअर के तौर पर काउंट हो जाता है और टीआरपी के अंदर चला जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली मुंबई पुलिस ने क्लेम किया है कि उन्होंने टीआरपी का जो स्कैम है उसको अनर्थ किया है। कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इश्यू है, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे टीआरपी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होता क्या है। बहुत से लोगों को शायद ये चीज नहीं पता हो कि 1 मिनट तक अगर कोई भी व्यूअर्स किसी पर्टिकुलर चैनल को देखता है तो वो उसका एक ऑफिशियल व्यूअर के तौर पे काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1 मिनट से ज्यादा अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल को कोई इंडिविजुअल देखता है तो वो उसके व्यूअर के तौर पे काउंट हो जाता है। सो इट इज नॉट 10 मिनट्स, 10 मिनट नहीं है, 1 मिनट है। ठीक है, ऑफकोर्स जो ये पर्टिकुलर व्यूअरशिप होती है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है इसको यूज करती है, क्योंकि जहां पे व्यूअरशिप ज्यादा होती है, जहां पे टीआरपी ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स दी जाती है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। लेकिन ये नंबर जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि टीआरपी के बारे में हम सबने काफी सुना है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने मिनट देखने पर व्यूअर जो है वो काउंट हो जाता है, वो चीज जाननी जरूरी थी। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो हमने लॉन्च करी है और काफी सारे लोगों ने अभी आंसर्स लिखने भी शुरू कर दिए एंड दे आर राइटिंग द ग्रेट आंसर्स। इस पर्टिकुलर सीरीज को या फिर प्री का मेन सीरीज अगर आप 2021 के लिए तैयार कर रहे हैं, इसका लिंक आपको exam.netmock.com पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इवन डायरेक्टली भी आप exam.netmock.com पे जा सकते हैं। और जो प्री का मेन सीरीज है अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस बार का मेंस लिखने जा रहे हैं तो ये राइटिंग की जो मेंस राइटिंग आंसर राइटिंग की जो सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आई कुड ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू कि कैसे आप अपने मेंस आंसर को इंप्रूव कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए और मेंस को क्रैक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन है यूपीएससी पूछ लेता है। इवन जैसे 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्जाम है, स्टेट सर्विसेज के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो अगर आप दोनों ही एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं ये अपीयर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज करी गई है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया न्यूज़पेपर में था। क्या इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेके आता है, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आसियान? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जो है इसको रिलीज किया है और यहां पे इंडिया की जीडीपी जो है ये बताया कि ये 9.6% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो बाय 9.6% ये कॉन्ट्रैक्ट होगी 2020-21 में। ठीक है, और ये जो एस्टिमेट है इट इज वे बिलो द अर्लियर फोरकास्ट ऑफ 3.2% कॉन्ट्रैक्शन जो कि जून में किया गया था। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रिपोर्ट लेके कौन आता है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिपोर्ट जो है साउथ एशियन इकोनॉमीज जो है जिसमें कौन कौन आता है बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि साउथ एशियन इकोनॉमी में इंडिया के अलावा कौन आता है। देखिए ये जो हम टर्मिनोलॉजीज या फ्रेज यूज करते हैं, साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया, तो ये डिफरेंस क्या है इसके बीच में वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, फिर एक दूसरा कमेंट करिएगा उसमें बताइएगा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है बेस इफेक्ट के बारे में। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, पूछा गया बेस इफेक्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसे ही इनकरेक्ट देखते हैं इसको राउंड कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो टॉपिक को आपने राउंड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और साथ में क्या पूछा है, गलत कौन सा है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। पहली स्टेटमेंट कहती है इट रेफर्स टू द इंपैक्ट ऑफ द राइज इन प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग राइज इन प्राइस लेवल्स इन द करंट ईयर। तो ये किस चीज को रेफर करता है? ये रेफर करता है कि जो राइज इन प्राइस हुए थे पिछले साल में उसका क्या इंपैक्ट है इस साल के
प्राइस राइज के ऊपर, प्राइस लेवल्स के ऊपर। सेकेंड, इट इंक्रीजेज ओवर टाइम इफ इन्फ्लेशन लेवल्स आर रिलेटिवली कांस्टेंट। अगर इन्फ्लेशन जो है वो कांस्टेंट है तो जो बेस इफेक्ट है ये इंक्रीज हो जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए, क्योंकि यहां पे 2 ईयर्स को कंपेयर किया जाता है, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर 19 के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो 10% था, ठीक है, और अक्टूबर 20 के अंदर मान लीजिए जो इन्फ्लेशन है वो 8% है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर भी ज़्यादा था, 2019 में भी ज़्यादा था, और अक्टूबर 2020 में भी ज़्यादा है। लेकिन जो डेटा होगा, क्योंकि अक्टूबर 19 बेस बनेगा किसका, अक्टूबर 20 का, तो यहाँ पे डेटा क्या दिखा रहा है, डेटा तो ये शो कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो बाय 20% डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो हमें तो सुनने में तो ये लग सकता है कि बहुत बड़ी फिगर से जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन पहले भी 10% था, काफी ज्यादा था, और अभी भी काफी ज्यादा है। तो बेस इफेक्ट जो होता है वो इस तरीके से एक्चुअल जो चीज निकल के आनी चाहिए, जो इन्फ्रेंस निकल के आनी चाहिए, उस चीज को रोकता है। तो बेस इफेक्ट डिस्टोर्ट कर देता है मंथली इन्फ्लेशन फिगर्स को, दैट रिजल्ट फ्रॉम, जो कि काफी हाई, एबनॉर्मली हाई या लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से होती है। सिमिलरली मान लीजिए कि एग्जांपल और लेते हैं, अक्टूबर 19 में इन्फ्लेशन था 2%, जो कि ज्यादा नहीं है, एक्सेप्टेबल लेवल है। अक्टूबर 20 में ये हो गया 4%, ठीक है। इवन ये भी एक्सेप्टेबल फिगर है अगर हम इन्फ्लेशन का देते हैं, तो यहां पे 2% का इन्फ्लेशन भी एक्सेप्टेबल है, 4% का भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिगर क्या बता रही है यहाँ पे, जो इन्फ्रेंस है, क्योंकि अक्टूबर 19 बेस है, कि 100% राइज हो गया इन्फ्लेशन के अंदर, क्योंकि वो 2 से 4 हो गया, ठीक है। कितने परसेंट राइज हुआ, टोटल 100% राइज हो गया। सुनने में क्या लग सकता है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा चेंजेस देखे गए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 2% या 4% जो इन्फ्लेशन लेवल है वो एक्सेप्टेबल लेवल है। तो जब बेस इफेक्ट होता है ना, वो कई बार काफी कम होता है और कई बार काफी ज्यादा होता है, उस वजह से सही इन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो नहीं निकाले जा सकते, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द इंपैक्ट ऑफ द राइज इन प्राइस लेवल इन द प्रीवियस ईयर, बिल्कुल सही है, ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग राइज प्राइस लेवल इन द करंट ईयर। यही चीज मैंने आपको बताई प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के प्राइसेस के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो इट इंक्रीजेस ओवर टाइम इफ इन्फ्लेशन लेवल्स आर रिलेटिवली कांस्टेंट। देखिए अगर इन्फ्लेशन लेवल जो है कांस्टेंट रहते हैं, मान लीजिए 4% था, फिर 4.5% हो गया, नेक्स्ट ईयर 5% हो गया, तो यहाँ पे रिलेटिवली कांस्टेंट है आपके जो इन्फ्लेशन प्राइस है, तो क्या ये इंक्रीज होगा? नहीं, इंक्रीज कब होता है? जब ये स्पाइक्स देखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे 4% से 4.5% हुआ तो परसेंटेज में काफी कम आएगा, 4.5 से 5 हुआ, अगेन परसेंटेज में कम आएगा। परसेंटेज में ज्यादा कब आता है? जब हाई से मान लीजिए 2 से सीधा 4 हो गया। अदरवाइज अगर आपका जो इन्फ्लेशन लेवल्स है वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहते हैं, 0.25 बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, तो ये डिमिनिश होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा आपका? आपको इनकरेक्ट बताना था, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के बारे में हम मैप पे देखेंगे कि क्वेश्चन जो लोकेशन है उसके बारे में भी और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में भी। स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछा है कि आपको बताना है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है इट एम्स टू इंप्रूव रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया के अंदर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जो रोड्स होती हैं उनको यहां पर इंप्रूव करने की बात करी गई है, हो सकता है। नेक्स्ट, इट एम्स टू इंप्रूव कनेक्टिविटी टू म्यांमार। म्यांमार से कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की भी इसमें बात करी गई है। थर्ड, इट इज वेस्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल लेन नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे सिंगल लेन के बनाने का भी यहां पर डेवलपमेंट के लिए इसमें बात करी गई है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने जो एलोकेशन ऑफ फंड है एक्सपेंडिचर अंडर इस पर्टिकुलर स्कीम को, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में SARDPNE, दैट इज स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। तो यहां पे जो एलोकेशन है उसको इंक्रीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने, इस वजह से ये न्यूज में थी। अंडर SARDNE फेज, जो इसका फर्स्ट फेज था, उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश को कवर किया गया था और यहां पे 6418 किलोमीटर की जो रोड लेंथ थी उसको डिटरमिन किया गया था, जिसमें से अराउंड 6000 किलोमीटर जो है एक्चुअल डिजाइन लेंथ थी इसकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, क्या इसमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बॉर्डर एरिया की रोड के बनाने की बात करी गई है? तो यस, पहली स्टेटमेंट ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर रोड बनाने की बात करी गई है, क्योंकि ये जो रीजन है हमारा, आप जानते हैं, म्यांमार को भी टच करता है, बांग्लादेश को भी टच करता है, ऊपर चाइना को भी टच करता है। जो खतरा है वो चाइना से है, इस वजह से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट यहाँ पे काफी जरूरी है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। क्या इससे म्यांमार की कनेक्टिविटी की भी बात करी गई है? तो यस,
कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पे म्यांमार को भी एक कनेक्टिविटी दी जा सके, ताकि कभी हम भी, मान लीजिए चिकन नेक जो है डिस्कनेक्ट कर देता है चाइना का भी, तो हम लोग भी म्यांमार से एंट्री कर सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। क्या इसमें सिंगल लेन बनाने की बात करी जा रही है? नहीं, रादर यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो ऑलरेडी हाईवेज हैं, यहाँ पे नेशनल हाईवेज जो हैं, जो कि स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं, उनको अपग्रेड करके 2 या 4 लेन बनाने की बात करी जा रही है। तो इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए एक बार मैप पे देख लीजिए इसको। यहाँ पे रोड डेवलपमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न में करा जा रहा है, नीचे म्यांमार को भी कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपग्रेडेशन की बात करी जा रही है, देख लीजिए, और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बॉर्डर एरिया के अंदर रोड कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है। चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अर्थ शॉट प्राइज के बारे में पूछा गया। अर्थ शॉट प्राइज हैज बीन लॉन्च्ड बाय, तो किसने लॉन्च किया है ये? UNEP ने, बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन ने, ग्रीन पीस या फिर प्रिंस विलियम ने? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली ब्रिटेन्स प्रिंस विलियम हैज लॉन्च्ड अ न्यू 50 मिलियन पाउंड अर्थ शॉट प्राइज, और ये करेगा क्या? ये पर्टिकुलर प्राइज जो ये फंड करेगा एनवायरमेंटल चैलेंजेस को लेकर जो भी सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी टाइम टू टाइम हैकाथॉन करते रहते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए। तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हमारे सामने एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, उनको फंडिंग यहाँ पर करी जाएगी इस पर्टिकुलर अर्थ शॉट प्राइज के द्वारा। अर्थ शॉट प्राइज जो है इट सेंटर अराउंड 5 अर्थ शॉट्स। सिंपल है, इसमें बेसिकली 2030 तक हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की बात करी गई है, और इसको अभी तक का मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइज फॉर एनवायरमेंट इन हिस्ट्री के तौर पे भी देखा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में। पूछा गया वर्ल्ड स्पेस वीक को लेकर आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय यूनाइटेड नेशन। तो वर्ल्ड स्पेस वीक जो है इसको यूएन कोऑर्डिनेट करता है। इट एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट पब्लिक सपोर्ट फॉर स्पेस प्रोग्राम। तो इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक का जो सपोर्ट है स्पेस प्रोग्राम के लिए उसको डेमोन्स्ट्रेट करना। और 2020 का जो थीम है वो भी बताया हुआ है, सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। तो सैटेलाइट जो है वो आपकी लाइफ को इंप्रूव करती है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली जो वर्ल्ड स्पेस वीक है इसके दौरान हमारे यहाँ पे जो IMD है, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने अनाउंस किया है कि सून हम एक साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो है उसको लॉन्च करेंगे। इस वजह से वर्ल्ड स्पेस वीक के दौरान ये हमारी तरफ से भी एक अनाउंसमेंट हुई। तो वर्ल्ड स्पेस वीक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको वर्ल्ड स्पेस वीक जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बेसिकली बढ़ावा देने के लिए। और UN जो है इसको कोऑर्डिनेट करता है किसके साथ? एक एजेंसी है वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन, उसके साथ मिलके, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर्टिकुलर वर्ल्ड वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहली स्टेप ठीक हो जाती है। और यहाँ पे पब्लिक का सपोर्ट कितना है स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, इसको ही यहाँ पे फोकस में रखा जाता है। साथ में ही जो इस बार का थीम है वो भी करेक्ट दिया गया है, सैटेलाइट इंप्रूव। और कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाता है? 4 से 10 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हो गया। अभी चलते हैं आगे। 2 मिनट के अंदर अब हम अपनी रिवीजन जो है इसको कंप्लीट करेंगे। फिर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ में जो हमारे विनर हैं जिन्होंने लास्ट टाइम का करेक्ट आंसर किया है, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, शुरुआत हमारी हुई थी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। यस, इट इज अ फिनोमेना। अंटार्कटिक जैसा कोई फिनोमेना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो वार्मिंग है वो दुगनी तेजी से बढ़ रही है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। किस वजह से हो रहा है? ये आयोडिक एसिड की वजह से हो रहा है, जो कि एरोसोल क्रिएट कर रहा है। एंड देन आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का जो प्रोसेस है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए, इसके बाद हमने एल्बिडो के बारे में देखा था। यहाँ पे बेसिकली जो रिफ्लेक्शन होता है उसको देखा जाता है। मैंने आपको 0 से 1 की वैल्यू का भी बताया था कि कैसे वैल्यू 1 होगी। आपने ब्लैक टी शर्ट डाल रखी है तो आपकी जो कॉफिशिएंट वैल्यू होगी 0 के पास होगी। और 1 की वैल्यू कब होगी आपकी? जब आपने व्हाइट कपड़े डाल रखे होंगे, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट आपने डाल रखा है, तो वैल्यू जो होगी 1 के आसपास होगी। तब आप काफ़ी ज़्यादा जो सन रेज होंगी उसको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितना यहाँ पे डार्क रहता है उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हाई फ्लोराइड फ्लोराइड एंड आयरन रिमूवल टेक्नोलॉजी के बारे में। ये बेसिकली ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। 10,000 लीटर इसकी कैपेसिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और जो वेरियस स्टेट्स का कैटेगराइजेशन था वो भी हमने देखा था। देन ग्रैप के बारे में, जो कि इमरजेंसी प्लान है एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। और EPCA ने अभी कहा है किसको? न्यू दिल्ली को और साथ में NCR रीजन को कि यहाँ पर 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको लगता है कि सिचुएशन सीवियर हो रही है आपके रीजन के अंदर। इसमें स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, आपको बताया था मैंने। और जो OD1 है वो स्टार्ट हो जाता है। टारगेट रेटिंग पॉइंट और 1 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखिएगा।
उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेके, जो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक लेके आया। हमारी इकोनॉमी के बारे में कुछ प्रोजेक्शंस जो है वो यहाँ पे दी गई हैं। साउथ एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बेस इफेक्ट में मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि किस तरीके से जो बेस इफेक्ट होता है, इस वजह से जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो सही नहीं निकल पाते हैं। इट बेसिकली डिस्टोर्ट्स, कई बार इन्फ्लेशन फिगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाती है, तो नेक्स्ट ईयर में जज करना मुश्किल हो जाता है। देन नेक्स्ट हमने देखा था पर्टिकुलर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो कि म्यांमार से हमें एंट्री देगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, वाइस वर्सा, और यहाँ पे जो हाईवेज है उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। देन हमने देखा था अर्थ शॉर्ट प्राइस के बारे में, कौन लेके आया है, प्रिंस विलियम लेके आए हैं। 50 मिलियन पाउंड दिए जाएंगे इसके अंदर, और अब तक का ये सबसे प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइस माना जा रहा है एनवायरमेंट के लिए। और यहाँ पे बेसिकली जो इनोवेटिव सोल्यूशंस होते हैं ना एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डील करने के लिए, उनके लिए ये पैसा जो फंडिंग है पूरी दी जाएगी। लास्ट में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में, तो यहाँ पे आईएमडी ने एक घोषणा करी है और इसी वजह से ये न्यूज़ में था और हमने इस पे क्वेश्चन भी बनाया। तो यूनाइटेड नेशन इसे सेलिब्रेट करता है, आज इसे कंक्लूड किया जा रहा है और यहाँ पे इस बार का जो थीम है वो भी है सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, जो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। CZA प्राणी मित्रा अवार्ड वर गिवन टू, किन किन को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। 4 कैटेगरीज मैंने आपको कल बताई थी, आप एक भी मुझे बता दीजिएगा, चलेगा, कोई बात नहीं, जितनी ज़्यादा याद हो उतना अच्छा। अगर आपको चारों याद है तो चारों बता दीजिएगा, अदरवाइज एक भी आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था अंशु रंजन ने उसका करेक्ट आंसर किया। अंशु, आप हमें netmockprep@gmail.com पर बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, और मार्क्स अपने जरूर लिखने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आगे आने वाले महीनों में आप उसे इंप्रूव होते देख पाए। ये देखेंगे जब आप, तो आपको काफ़ी अच्छा एक प्राउड फीलिंग होगी कि यस, शुरुआत में मेरे मार्क्स 0, 1, 2, 3 आप इतना स्कोर करते थे, लेकिन ग्रेजुअली ये मार्क्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं। इसके अलावा PDF जो होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और कोई भी डाउट होता है तो भी आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। @Prince Luthra इज द एड्रेस। चलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।